नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। बेसिकली मैट्रिसेस होती क्या है और इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसका हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आज हम इसके जो टाइप्स है वो पढ़ने वाले हैं हम, और मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जरूर हम समझेंगे। इसका कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम। और वैसे ये पूरा लेक्चर मैंने इसके नोट्स इंग्लिश में बनाए हैं, पर मैं पूरा का पूरा इसको ट्राई करूँगा हिंदी में एक्सप्लेन करने का। तो आप पूरा इसका अंत तक बने रहिए और आशा करता हूँ मैं आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसको मैं पूरी तरह से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो बेसिकली मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हिंदी में अव्यूह कहते हैं। वैसे ये एक आयताकार, हम बोल सकते हैं आयताकार रूप में ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स को एक व्यवस्थित रूप से जमाना होता है। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए सिस्टम ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ एम एन ऑब्जेक्ट का मतलब दो नंबर है, कोई एम और एन है ना, उनको मल्टीप्लाई कर दिया था 2 और 3 6 है ना। तो ए सिस्टम ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी एक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया किसी एक थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एन कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि हम एक बात कर रहे हैं उस चीज की कि हमारे पास मान लो कि कोई नंबर्स का सेट हो सकता है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। एक आयताकार रूप में हमने मान लिया कि 1 से लेके 6 तक हमको अरेंज करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमने नंबर्स को 1 to 6 अरेंज कर दिया। या फिर मैं कहूँ ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे अरेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर अलग अलग है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसी के आगे हम चलते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि आयताकार रूप में हम इनको जमाने, चीजों को जो वेल डिफाइंड थिंग्स है उनको जमाने को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? जैसे अभी मैंने 2 और 3 6 एलिमेंट को जमाया था 1 से लेकर 6 नंबर तक को, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m इंटू एन। अगर आपके पास m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? या हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि, वो होती है m इंटू एन। ओके, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैट्रिक्स को लिखने का जो प्रॉपर तरीका, जो जनरल तरीका है, वो ये है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हमेशा मैट्रिक्स के नोटेशन को हम, मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए बी सी हमेशा हर एक चीज कैपिटल लेटर में ही इसको लिखा जाएगा, इसका नोटेशन है। ओके, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये लिखा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। ये जो चीज है जो हम इसके डायगोनल पे लिखते हैं, एक्चुअली ये अभी तक हम आगे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, तब हम डायगोनल और है ना उसकी बात करेंगे। फिर भी एक आपको एक आइडिया दे दूं मैं, ये जो मैंने बताया था लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर की तरफ जो हम गए, ये पूरा ये जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का डायगोनल, यानी विकर्ण। मैट्रिक्स का विकर्ण इसको कहा जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम समझेंगे आगे। ओके, इसी प्रकार से इसमें आपको दिख रहा होगा ये 1 2 लेके अप टू m मैट्रिसेस है इसमें। ठीक है, m रोज है, और इसी तरह से 1 2 ऐसे करके हमारे पास n कॉलम्स है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है m क्रॉस n ऑर्डर का है, जिसको लिखने का तरीका ये रहा। ठीक है, हमेशा ऑर्डर को राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ लिखा जाता है इस प्रकार से। तो आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली मैंने आपको इसका एक आइडिया दिया है जो जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आगे जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं? ओके, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति, एक पंक्ति के रूप में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख देते हैं तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। एक्चुअली कॉमा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, कॉमा नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार से हम बोलेंगे स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? एक कॉलम की फॉर्म में जमा दो, वो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, है ना। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अपने क्या मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो हो, ठीक है,
ये सारे एलिमेंट आप देख रहे होंगे जीरो है, तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, शून्य अव्यूह। अब जीरो मैट्रिक्स बेसिकली है क्या चीज, ये जरूरी नहीं है आयताकार मतलब वर्गाकार रूप में ही हो, 2x2 की फॉर्म हो गई, 3x3 की फॉर्म होगी, जरूरी नहीं है, ये 2x3 भी हो सकती है, 4x5 भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है जीरो में। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एक समान अव्यूह किसको बोलते हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल कहलाएगी कब, वो इक्वल कहलाएगी जब उनके दो चीजें हम ध्यान रखेंगे, या तो पहली चीज तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे अभी ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है ए और बी, पर ए और बी इक्वल कब कहलाएगी, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड चीज, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि मैं बात करूं कि ए आई जे यानी कि A23 और B23 सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ A23 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, A23 और B23 बी मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो AIJ रिप्रेजेंट करता है आयत रो में जेथ एलिमेंट, ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी मैंने बोला mn अवयव है, जब भी m और n बराबर होगा, ठीक है, m क्रॉस n यानी 2x2 3x3 4x4, ये सारे तरह के जो है ना, ये हम क्या, ये क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स, ओके। जैसे ये 3x3 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के विकर्णी अवयवों का जो योग है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये जो विकर्णी अवयवों का जो योग है, ये हमेशा मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे, इस डेफिनेशन का ये पूछ ली जाती है कई बार कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की परिभाषा दीजिए। तो द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो जाएगा, -2, यहाँ इस केस में -2 +6 +3, यानी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7, ओके। तो 7 इसका आंसर हो गया है। कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि क्या है स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ओके, आवर्ती मैट्रिक्स किसको कहा गया है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियड का मतलब आप समझते होंगे कि एक फिक्स टाइम के बाद वापस रिपीटेशन होना उस चीज का। आवर्त आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आवर्त काल किसको कहते हैं ना, जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में भी आपको पता है कि 12 घंटे के बाद में वापस वही चीजें वो शो करती है ना। तो इसी तरह से पीरियड जो है आवर्ती समूह जिसको हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए आवर्ती मैट्रिक्स कहलाएगी जब हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर हो के जो कि नेचुरल नंबर हो, तब a k+1 जो है वो वापस से a आ जाए। यानी कि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसकी पावर 3 करेंगे, उसकी पावर 4 करेंगे, अब जिस भी पावर पे उसका मान वापस से उसी पहले मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। स्क्वायर करना हम आगे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, तब हम देखेंगे, तो अभी आप केवल परिभाषा ध्यान रखेंगे। तो a k+1 बराबर a आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, पीरियोडिक मैट्रिक्स, और जो k होगा वो कहलाएगा पीरियड ऑफ a, है ना, जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ a, ओके। नाउ इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है इसका एग्जाम, इसका नेट में भी और कई बार गेट, आप अगर जेम की तैयारी करें तो जेम में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स एक्चुअली में है क्या। इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस भी मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर करने पर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको हम बोलते हैं इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी प्रकार से नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स की पावर करे a² a³ a⁴ और जिस भी पावर के लिए उसका मान 0 0 0 नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, हमको नल, है ना, अभी हमने पढ़ा था नल और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और जिस भी वैल्यू के लिए वो 0 आ रहा है, तो वो जो वैल्यू है ना, यहाँ k लिखा है, वो कहलाएगी इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आएगी एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, जब भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है वो, ओके। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहाँ आप ये चीज ध्यान रखेंगे इस वर्ड का बेसिकली, है ना, क्योंकि ये मैंने आप देखोगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाएगी। ये जो है अगर आपके अपर पार्ट में एलिमेंट्स है और लोअर पार्ट में सारे एलिमेंट जीरो है, या लोअर पार्ट में एलिमेंट और अपर पार्ट में सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये देख रहे होंगे आप, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसी प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स यानी वह मैट्रिक्स जिसके केवल और केवल, जिसके सिर्फ आपको, अगर आप मैं बताऊं आपको, तो वह मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वहां नंबर हो, बाकी ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कंप्लीट जीरो हो, उसके हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ मैंने लिखा ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो आई और जे बराबर कब होता है? A11, A22, A33, है ना। तो ये सारे एलिमेंट का आएंगे, यहाँ A11 आएगा, यहाँ A22 आएगा, यहाँ A33 आएगा, इस तरह से। तो डायगोनल एलिमेंट्स पर आपको नंबर चाहिए, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट में आपका सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ओके, बढ़े आगे। अब हमारी आती है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उस प्रिंसिपल डायगोनल पे सारे जो भी मेंबर है, एलिमेंट्स है, ठीक है, वो सेम हो, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इस केस में हम कहेंगे, अगर मान लो अगर ये वाला भी हमारे पास पूरा कंप्लीट जीरो होता, तो ये जैसे 1 1 1 है ना, ऐसे 2 2 2 भी हो सकता है, 5 5 5 कुछ भी हो सकता है, पर सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सेम होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, और अपर और लोअर पार्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल और डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इस पर आप ध्यान गौर फरमाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन मैंने ये दी कि ए आई जे जब 1 होगा, जब आई बराबर जे, अच्छा आई बराबर जे यानी डायगोनल एलिमेंट A11, A22, A33 है ना, आई बराबर जे, तो ये सारे 1 होने चाहिए, ठीक है। और जीरो जब भी आई और जे बराबर नहीं है, यानी अपर और लोअर पार्ट, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक स्केलर मैट्रिक्स, जो कि स्पेशल केस है कि स्केलर की वैल्यू कितनी है? 1, वो आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक अव्यूह। जैसे मैंने आपको यहाँ दिया I2 का एग्जांपल दिया, I3 का एग्जांपल दिया, I4, IN में क्या हो जाएगा? n इंटू एन की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसमें सारे प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यू 1 होगी। यहाँ 1 1 1 1 1। तो आप देख रहे हो I2 में, मैं अगर I2 का ट्रेस पूछूं आपसे, तो आप क्या बताएंगे? ट्रेस ऑफ I2 विच इज क्लियरली 2, है ना, 1 1 1 2। इसी से ट्रेस ऑफ IN क्या हो जाएगा? n बार 1 रिपीट होगा। ओके, ओके, हम देखते हैं सारणिक डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपके फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इससे क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमको पहली बात तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डेट ए, इस तरह से, या सबसे प्रचलित जो चीज है, इसको आपको मोड वाले थिंग में अगर आप लिखते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं ना। ये एक तरह की मैपिंग है मैट्रिक्स से एक इंटीजर पे, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है डिटरमिनेंट, पॉजिटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। ठीक है, जब जीरो होती है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, मतलब नॉन जीरो डिटरमिनेंट होने पर क्या होता है। अब डिटरमिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है? आपने बता दिया कि एक मैप है, पर फाइंड कैसे किया जाता है? तो फाइंड करने का देखो, जैसे 2 इंटू 2 में मैंने आपको बताया, जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, ABCD। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल AD मल्टीप्लाई किया जाए, देन आफ्टर BC मल्टीप्लाई किया जाए नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब ये क्या पैटर्न, अच्छा ओके, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, कि 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, जो कि परिभाषित मैंने किया इस तरह से। ठीक है, अब आप ये करके देखेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये एक इंटीजर प्राप्त होने वाला एक नंबर होगा। जब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, तो हमको एक नंबर प्राप्त होने वाला है। बेसिक डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर बेसिस में लिखा जाता है और डिटरमिनेंट को हमेशा मोड के फॉर्म में, मोड वाले बेसिस में लिखा जाता है। ओके, इस 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हम माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, माइनर। ठीक है, अब ये वर्ड याद रखेंगे, MINO और माइनर। ठीक है, यहाँ मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को, पर ध्यान रखेंगे। फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये एग्जांपल ABCDEFGHI, तो मोड ऑफ ए क्या निकालेगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले ए, देन आफ्टर इसको सॉल्व। ये थोड़ा सा आपको पैटर्न जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे वर्कआउट होता है। बहुत सिंपली इसका है पैटर्न
कि सबसे पहले ए को लेंगे हम, और उस रो के सभी एलिमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जो ये नीचे वाला जो पार्ट है हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। जैसे मैंने माइनर था, माइनर फाइंड कर लिया। ओके, फिर अभी साइन को भूल जाइए, मैं साइन के बारे में बात करूंगा, ये माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया। ठीक है, सेम क्या करूंगा मैं कि मैंने फिर बी को कंसीडर करना है। ठीक है, ओके, मैं फिर बी को कंसीडर करूंगा तो मैं ओके, तो मेरे को ये एलिमेंट भूल जाने हैं, और आईडी और जीएफ, ये रहा आईडी और जीएफ इस तरह से। फिर जैसे सी को कंसीडर करूंगा मैं, ठीक है, तो सी का केस आप देख रहे होंगे। सी के केस में पहले सी के एलिमेंट, उस रो और कॉलम के एलिमेंट भूल जाओ, और डीएच और जीएफ, ठीक है, जीई सॉरी। तो ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, ये बहुत सिंपल वर्कआउट कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है कि ए को लीजिए और उसके एलिमेंट रो और कॉलम के एलिमिनेट करके या नजरअंदाज करते हुए ई एफ एच आई इसका आप फाइंड आउट कर लीजिए माइनर। सिमिलरली ये ओके, एक कोफैक्टर और होता है, जब हम साइन को जैसे यूज करेंगे उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब साइन जैसे मैंने बोला ना, बी के लिए साइन क्या आएगा, ये माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये माइनस साइन इसलिए आया कि हम जो भी एलिमेंट या जिस भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू मैट्रिक्स में अगर आप जिस फॉर्म में दी हुई उस फॉर्म में फाइंड करते हैं, तो आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ में डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये मेरी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, मैं चाहे R1 के रेस्पेक्ट में करूं, ये मैंने अभी R1 के रेस्पेक्ट में कर रखा है, ये आप शो देख रहे हैं, ये R1 के रेस्पेक्ट में, रो 1 के रेस्पेक्ट में मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया है। चाहे आप R2 के रेस्पेक्ट में कीजिए, चाहे आप R3 के रेस्पेक्ट में कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे R2 के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं D के लिए करूंगा, तो D की रो और कॉलम हटा लूंगा, और साथ में आई बी से मल्टीप्लाई होके एच सी से होगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्लियरली लिखा कि ब्लू लाइन जो है पॉजिटिव साइन के लिए और रेड लाइन जो है नेगेटिव साइन के लिए। ओके, हम तो किसी भी रो और कॉलम के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। पहली बात तो साइन कैसे लिए जाएंगे, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे बी की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे कि बी की जो पोजीशन है यहाँ पे वो है A12, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आप देख रहे होंगे कि बी है, तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है यानी A12। ओके, तो A12 का साइन आपको निकालना है, तो आप देखेंगे कि A12 का साइन निकालने की बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने रखा A12, ठीक है, साइन क्या होगा, -1 to the power 1 + 2, दैट इज -1 to the power 3। ओके, -1 to the power 3, -1 की पावर 3 यानी -1, तो यहाँ पे हमको माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन ले लिया। ओके, तो साइन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है विशेषकर, ना, जिसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है। आगे चलें, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 8 × 4 पहले लेफ्ट साइड से करेंगे, फिर -3 × 6, ये 8 × 4 -3 × 6 दैट इज 14। 3 × 3 का एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हम 6 को कंसीडर करेंगे, मैंने लिखा नहीं है ना, केवल फॉर्मूला में लिखूंगा सीधा। सबसे पहले 6 को लिया, उसके एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करते हुए 7 × -2, ये रहा 7 × -2, देन माइनस का साइन 8 × 5, 8 × 5। ठीक है, फिर A12 की पोजीशन, 12 की पोजीशन में नेगेटिव साइन आएगा, आपको बता दिया मैंने। 1 × 7 × 4 करेंगे, 7 × 4 एंड 2 × माइनस के साइन किया 2 × 5। फिर इसको नेग्लेक्ट करते हुए 8 × 4 करेंगे, पहले 8 × 4 और माइनस साइन के साथ 2 × 2, ये 2 × 2। इसको सॉल्व आउट किया हमने, तो हमको मिला -306, इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। नेगेटिव साइन भी, मतलब नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है डिटरमिनेंट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ओके कि कोई भी दो मैट्रिसेस है जो कि जिनकी एंट्रीज इक्वल नहीं है, यानी समान मैट्रिसेस नहीं है, फिर भी उनके डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जब हम इसके कुछ एल्जेब्रास को समझेंगे, मैट्रिसेस की एल्जेब्रा क्या क्या होते हैं।
और किस तरह से मैट्रिक्स के अलजेब्रा वर्क करते हैं, और उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।